अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा को सामने आए 6 माह का अरसा हो चुका है, मगर 6 माह गुजरने के बावजूद ये वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब वो ममालिक इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो इस वबा की इब्तदाई लहर से काफी हद तक महफूज रहे थे। अमेरिका के बाद ब्राजील, रूस, भारत और स्वीडन खास तौर पर ऐसे ममालिक हैं जिन्हें अब इस वबा का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जहां दुनिया के कई ममालिक में ये वबा बहुत तेजी से सर उठा रही है, वहीं पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खतरात बढ़ते जा रहे हैं और इन खदशात का इजहार 2-3 हफ्तों से किया जा रहा था। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद हर रोज हलाकतों और कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी तफसील आगे चल के आपके सामने रखेंगे। पहले जिक्र करते हैं उन ममालिक का जो इस वबा का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। सिर्फ 1 माह पहले तक जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील में यह वबा काफी हद तक कंट्रोल में थी। 1 मई तक ब्राजील में कोरोना वायरस के 85,000 केसेस सामने आए थे और 6,000 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मगर आज ब्राजील कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। ब्राजील में कल 26,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, जो एक दिन में नए मरीजों की रिकॉर्ड तादाद है। और सिर्फ 28 रोज में 20 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 85,000 से बढ़कर 4.5 लाख हो चुकी है और अमवात 26,000 से तजावुज कर चुकी हैं। इसी तरह रूस में भी कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और रूस इस वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन चुका है, जहां पिछले 24 घंटों में 232 हलाकतें हुई हैं, जो रूस में एक दिन में सामने आने वाली सबसे बड़ी तादाद है। और ये वो आदाद व शुमार है जिनके बारे में माहिरीन का खदशा है कि हकीकी अमवात इससे ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा जब से भारत में लॉकडाउन में नरमी हुई है, उसके बाद भारत में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। भारत कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में पहले ही चीन से आगे निकल चुका था और अब भारत में हलाकतों की तादाद 4,706 हो चुकी है, जो चीन की अमवात की तादाद से ज्यादा है। ये वो ममालिक है जहां या तो लॉकडाउन करने में ताखीर की गई या उजरत में लॉकडाउन खत्म करने के इकदाम लिए गए। मगर स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहां सिरे से लॉकडाउन लगाया ही नहीं गया था और स्वीडन जो है वो नो लॉकडाउन की पॉलिसी पर चल रहा था और स्वीडन की हुकूमत इसको कामयाबी करार दे रही थी। मगर अब जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो स्वीडिश हुकूमत के दावों से मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस वक्त स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की तादाद उसके हमसाया मुल्क नॉर्वे और डेनमार्क समेत दीगर ममालिक से ज्यादा हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी में कोरोना से अमवात की तादाद में स्वीडन पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक स्वीडन में हर 1 लाख अफराद में से 41 लोग हलाक होते हैं, जबकि नॉर्वे में ये तादाद 4 है और डेनमार्क में ये तादाद सिर्फ 9 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वीडन जहां पे लॉकडाउन नहीं किया गया और इस पॉलिसी को वो कामयाब करार दे रहे थे, वहां हर लाख शख्स पर 41 लोग कोरोना से मरते हैं, जबकि ये तादाद डेनमार्क और नॉर्वे में इससे बहुत कम है। दुनिया में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 60 लाख से तजावुज कर चुकी है और इससे जो अमवात अब तक हुई हैं वो 3,62,000 है। पाकिस्तान में भी हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 2,636 रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 2 हफ्ते पहले तक वायरस के नए केसेस की शरह 11 से 15% तक थी, मगर ईद के बाद ये शरह बढ़ती जा रही है और अब ये शरह 17 से 24% तक पहुंच चुकी है। 24 मई को कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 17.39% थी। 25 मई को शरह 18.69% थी। 26 मई को ये शरह 17% और 27 मई को ये शरह बढ़कर तकरीबन 24% तक पहुंच चुकी थी। और पिछले 24 घंटों में मुल्क में नए केसेस की शरह 22% रिपोर्ट की गई है। मुल्क में अब सिर्फ कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि अमवात में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से 57 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 10 मई तक मुल्क में कोरोना वायरस से 667 अमवात हुई थी, जो सिर्फ 18 रोज में दुगनी हो चुकी है, यानी कि अब जो तादाद है अमवात की वो 1317 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 10 मई तक अस्पताल में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 290 थी और अब ये तादाद बढ़ के 496 हो चुकी है, जिसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और खासतौर पर कराची के अस्पताल में क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। कल द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के 10 सरकारी और निजी अस्पतालों के
हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में सिर्फ 9 बेड्स बाकी बचे हैं, जबकि ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ निजी अस्पतालों ने मजीद कोरोना मरीजों को एडमिट करने से माजरत कर ली है। और आज ही इस किस्म का एक वाकया सामने आया है कि कराची में एक शख्स को किसी निजी अस्पताल में जगह ना मिली, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसकी तफसील उनके दोस्त ने बताई। मेरा एक दोस्त IBA का मेरा क्लासमेट उसका कोविड-19 से इंतकाल हो गया। 4 दिन पहले उसको खांसी हुई, बुखार नहीं था उसको। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल में उसको बेड्स नहीं मिले, कोविड बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उस सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इतनी रैपिडली ड्रॉप हुई कि वो कुछ घंटे पहले वफ़ात पा गया। ये शख्स बता रहा है कि इनके दोस्त को किसी निजी अस्पताल में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर आज ही उस शख्स का इंतकाल हो गया। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तासुर की नफ़ी की है कि सिंध के अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, मगर इस बात की तस्दीक की है कि कराची के निजी अस्पताल की कैपेसिटी मुकम्मल हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। ये कहना कि सिंध भर में अस्पतालों में जगह नहीं रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने की, ये तासुर गलत है। कुछ अस्पतालों में जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अंदर कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, वो तमाम पेशेंट्स उनके पास मौजूद हैं, इसलिए वो नए पेशेंट्स नहीं ले सकते। जो हमारी सरकारी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर आज भी कैपेसिटी है। जो हमारे पास तफसीलात हैं, अभी भी सिविल हॉस्पिटल कराची में गुंजाइश है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में गुंजाइश है, ओझा कैंपस में गुंजाइश है, हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर का उसमें गुंजाइश है। तो ये कहना कि पैक टू कैपेसिटी हो गया है, ये तासुर गलत है। मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल, डाव, ओझा कैंपस और लियारी जनरल अस्पताल में गुंजाइश मौजूद है, मगर निजी अस्पतालों में अब मजीद जगह नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और तशवीश की बात यह है कि डॉक्टर्स और तिबी अमला भी इस वायरस का तेजी से शिकार होता जा रहा है। अब तक मुल्क में दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कम से कम 700 डॉक्टर्स, तिबी अमला और पैरामेडिकल स्टाफ इस वायरस का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने। शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है, हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और जो ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद दुगनी हो गई है अगर 10 मई से आज तक की बात की जाए। सिंध में भी हमने देखा कि कल जो है 28 मई की अगर मैं बात करूं तो 16 अमवात हुई हैं, 1100 से ज़्यादा मुस्बत केसेस सामने आए हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद इस वक्त अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, कितनी कैपेसिटी रह गई है, कितनी कैपेसिटी मुकम्मल हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शहजाद, सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और जैसा आपने खुद कहा कि केसेस के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, जो अमवात हैं उसके अंदर भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले जो 24 घंटे हमारे गुजरे हैं उसके अंदर 30 लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं कोरोना वायरस की वबा की वजह से। ये शो करता है कि सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है, कितनी अलार्मिंग है। जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, नेचुरली लोगों की प्रेफरेंस जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से होती है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सिचुएशन बिल्कुल पैक टू कैपेसिटी हो चुकी है, बट जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आज भी वेंट्स अवेलेबल हैं, HDO फैसिलिटी अवेलेबल है, ICU बेड्स अवेलेबल है। और जो आप वीडियो अभी इंट्रो में दिखा रहे थे वो भी इस बात की तायीद करता है कि सिविल हॉस्पिटल में उस पेशेंट को जगह मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की प्रेफरेंस जो है चूंकि वो प्राइवेट अस्पतालों के साथ होती है तो इस वजह से एक ये तासुर डेवलप हो रहा है। लेकिन सरकारी सतह पर अभी भी हम लोग सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आए, अभी भी गुंजाइश है पेशेंट्स को लेने की। और उसके साथ साथ मैं वादे करना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सकता है। तो कल हमने नीपा कराची के अंदर एक जगह को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम 200 बेड पर मुश्तमिल एक HDU फैसिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पर वेंट्स भी होंगे और ICU बेड्स भी होंगे और HDU फैसिलिटी भी होगी। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के पास एक और फैसिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर 50 बेड्स पर मुश्तमिल
ये फैसिलिटी होगी। सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर 25 बेड्स को मजीद ऐड कर दिया गया है। लिहारी जनरल हॉस्पिटल में आई थिंक 45 बेड्स को और ऐड किया गया है। तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, सिचुएशन बड़ी खतरनाक है और ज्यादा खतरनाक आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती है। सही है मुर्तज़ा साहब, मेरे ख्याल से बारी बारी इस पे बात कर लेते हैं। पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आपने बात की, क्योंकि कराची में और सिंध भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, वो चाहते हैं कि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ना करवाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल के हवाले से ऑब्वियसली उनके क्वालिटी के इशूज़ हो सकते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त चाहे इंडस हॉस्पिटल हो, आगा खान हो, लियाकत नेशनल हो, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हो, ये तमाम फुल कैपेसिटी पर हैं। तो खुदा ना खास्ता किसी को अगर इस वक्त इमरजेंसी में जाना है तो वो इन अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल सकती। देखिए, आगा खान हॉस्पिटल तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि इट इज पैक्ड टू कैपेसिटी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल आज भी पेशेंट्स ले रहा है, मैंने सुबह भी चेक किया था तो कोई पेशेंट वहां पर एडमिट हुआ है। इसी तरह लियाकत नेशनल हो गया, ये बाकी जो अस्पताल हो गए, ये चूंकि इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है तो इसका भरना बहुत आसानी से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप सिविल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो एक बड़ी फैसिलिटी है, अगर आप जेपीएमसी की बात करते हैं तो वो एक बड़ी फैसिलिटी है। तो इसलिए जब आप प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों को कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर से, तो मैं समझता हूँ वो जो नंबर ऑफ बेड्स उन्होंने मुख्तस किए हैं, उस नंबर्स में थोड़ी सी मैं समझता हूँ कमी है। उस नंबर को बढ़ा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले, और सिंध गवर्नमेंट गाहे बगाहे उनको कहती चली आ रही है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ने पिछले दिनों अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, जिसकी वजह से आज भी मैं समझता हूं वो कंप्लीटली फुल नहीं हुआ है। आगा खान अस्पताल मैं समझता हूं शायद उसको अपनी फैसिलिटी को मजीद ऐड करने की जरूरत है। सही है। और सरकारी अस्पताल आप कह रहे हैं कि जिना हो या सिविल हॉस्पिटल हो, या जब आपने कहा कि डाओ का जो ओजा कैंपस है, वहां पर आप कह रहे हैं कि अभी भी बेड्स भी मौजूद हैं, एचडीयूज की सैचुरेशन भी नहीं हुई है, और इसके अलावा जो आईसीयूज हैं या जो वेंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं इस वक्त कोरोना पेशेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो आप अपने इंट्रो में वीडियो आपने चलाई थी उसमें भी वो जो सिटीजन है वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जब उनको किसी प्राइवेट फैसिलिटी में जगह नहीं मिली तो सिविल हॉस्पिटल वाज अवेलेबल और वहां पर उनको बेड मिल गया। सही है। तो इसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, अगर आप मुझे नंबर्स के साथ बता सकें कि कितनी अभी तक सैचुरेशन हो चुकी है, कितनी कैपेसिटी इस वक्त आइडियल है, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आगे जाके हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, तो हमारी तैयारी कब तक की है और कितने पेशेंट्स तक की है? देखिए शहजाद साहब, सिचुएशन तो जिस तरीके से पिछले 10 रोज के अंदर टर्न अराउंड हुई है वो सबके सामने है। अगर मैं आपको मवाजना करूं, आज से 10 रोज पहले तक हमारे यहाँ वेंट पे एवरेज लोग 16-17 होते थे। अब अगर आप देखते हैं तो फिगर तकरीबन कोई 40-42 की हो गई है। कल वजीर आला सिंध ने बताया 52 लोग वेंटिलेटर्स पर थे। नंबर चेंज होता रहता है, मैं अभी एज वी स्पीक अभी की आपको फिगर दे रहा हूँ। राइट। उसके साथ अगर आप उसकी बात करते हैं आईसीयू बेड्स की, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 35-40 लोग आईसीयू बेड्स पे होते थे। अभी मैंने चेक किया तो 85 लोग आईसीयू बेड्स पर हैं। सिमिलरली जो एचडीयू फैसिलिटी है उसके अंदर ये नई चीज हमने इंट्रोड्यूस की है, इसके अंदर तकरीबन कोई 50-55 पेशेंट्स मौजूद हैं। तो ये नंबर बड़ा तेजी के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हर बंदे की प्रेफरेंस ये होती है कि वो प्राइवेट फैसिलिटी जाए, और चूंकि प्राइवेट फैसिलिटी के अंदर इतनी बड़े नंबर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन प्राइवेट फैसिलिटीज में शायद सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। नंबर्स में बड़ा अलार्मिंग तरीके से इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ सिचुएशन खतरनाक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल विद रिगार्ड्स टू फैसिलिटी नहीं हुई है। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन है, अगले 10-12 रोज में मैं समझता हूँ ये सिचुएशन पैक टू कैपेसिटी सिंध भर में हो सकती है। तो अगर पैक टू कैपेसिटी वाली सिचुएशन 10-12 दिन में हो सकती है, तो उसके लिए क्या इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ जो फैसिलिटीज हैं उनको एनहांस करने की कोशिश है, या दूसरी तरफ दोबारा सिंध हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा और लोगों का जो मेल जोल है उसको कम से कम करना पड़ेगा? ये शहजाद साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, मैं दोनों को एड्रेस करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव करें। मैंने उसके लिए आपको गुजारिश की कि वजीर आला सिंध ने एक इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने का फैसला किया है,
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। सेंटर ऑफ कराची नीपा के अंदर उसकी बिल्डिंग अवेलेबल है, जहां पर 200 बेड्स की एक फैसिलिटी अगले 4 हफ्तों में हम स्टैब्लिश कर देंगे। उसके अंदर आईसीयू भी होगा, वेंटिलेटर भी होगा, एचडीयू भी होगा। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हमने डाउ यूनिवर्सिटी की एक फैसिलिटी को कन्वर्ट किया इनटू एचडीयू फैसिलिटी। उसमें 50 बेड्स फौरी तौर पर अवेलेबल हैं, जो कि अगले हफ्ते से 10 रोज के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएंगे। आज की तारीख में हमने 25 बेड्स को सिविल हॉस्पिटल में एचडीयू कैपेसिटी में ऐड किया है। लियारी जनरल हॉस्पिटल में 45 या 50 बेड्स को फर्दर ऐड किया जा रहा है। तो हम अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने की तरफ जा रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो सिचुएशन है, जो आपने लॉकडाउन के हवाले से बात की, शहजाद साहब, हम लोग ऑन रिकॉर्ड हैं फ्रॉम डे वन कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम, सुबह सिंध की बात ना करें, सारे पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, वो इस पेशेंट लोड को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसलिए हम बार बार इफेक्टिव लॉकडाउन की बात करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और लॉकडाउन में नरमी करनी पड़ी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया, उसके बाद तो हमने कंप्लीटली फेडरल गवर्नमेंट की बात को हम फॉलो कर रहे हैं। 31 तारीख को फिर एनसीसी का इजलास तलब किया गया है। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने, फेडरल गवर्नमेंट के सामने इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को हम रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं अब सिचुएशन ये है जहां पर हमें बहैसियत शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। शहजाद साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात के दामन को कंप्लीटली छोड़ दिया। आज भी अगर आप सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो बाजारों में आपको रश नजर आता है। आप बाहर निकलते हैं, आपको लोग मास्क के बगैर नजर आते हैं। आप अगर बाहर निकलते हैं तो लोग आपको गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं हमें बहैसियत कौम फोकस इस बात पर भी करना होगा कि हाँ, हुकूमत सिंध हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो अपना अपना काम तो कर रही है, लेकिन बहैसियत शहरी हम सबको अपना अपना काम करने की जरूरत है। हमें समाजी फासला रखने की जरूरत है। गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। हमें मास्क पहनने की जरूरत है। आप यकीन जाने, अगर आप मास्क, मैंने भी पहना होगा, आपने भी पहना होगा, तो हम इस कोरोना वायरस की वबा को फैलने से कुछ हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि शहरियों को एक मैसेज इनकलकेट करें कि जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत इस काम में कामयाब नहीं हो सकती। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शहरियों ने उस तरीके से एसओपीज को फॉलो नहीं किया। मास्क जैसी जो एक आप कह सकते हैं जो पहला कदम होना चाहिए था कि कम से कम जब वो घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, उस तक को फॉलो नहीं किया। बाजारें खोली गई ताकि कारोबार चले, लेकिन बाजारों का मतलब ये नहीं था कि आप पूरी फैमिली को, बच्चों को लेके, बूढ़ों को लेके बाजार पहुंच जाए। इस चीज़ का एहतियात नहीं किया है और अब मुझे नहीं पता कि हमारी कौम कितनी जल्दी समझ के आगे भी एहतियात करेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि सिंध हुकूमत, जिस पे आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते थे कि ईज डाउन हो, हम चाहते थे इफेक्टिव लॉकडाउन हो, तो सिंध हुकूमत का क्या मशवरा होगा 31 तारीख को जब एनसीसी की मीटिंग होगी कि हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना है, दोबारा सख्ती की तरफ जाना है, या जो इस वक्त स्टेटस है, स्टेटस को ही बरकरार है? देखिए शहजाद साहब, अगर हमसे राय लेंगे तो मैं आज भी समझता हूं सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर 14 रोज का इफेक्टिव लॉकडाउन हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी ना हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी सूबे की बात नहीं करूंगा, किसी शहर की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूं अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये इफेक्टिव लॉकडाउन कर दें, हम सब अपने अपने घरों पे अपने आप को कन्फाइन कर लें, गैर जरूरी तौर पर ना निकले, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक हम इन चीजों को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अभी तक फीलर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है वो ये है कि वो तो अब एयरपोर्ट भी खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे उनकी नीयत नजर नहीं आती कि शायद वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शहरियों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वफाक या कोई और गवर्नमेंट लॉकडाउन में नरमी करती है, लॉकडाउन खत्म करती है, तो मैं समझता हूं फिर बहैसियत शहरी हमको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमें घरों से गैर जरूरी तौर पर नहीं बता दीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर चल रही थी कि सिंध ने तो इजाजत दे दी कि अब हफ्ता और इतवार को भी मार्केट खुली रहेंगी, कारोबार होगा। क्या ऐसा है या 31 तारीख तक वही होगा कि इतवार और हफ्ता मुकम्मल छुट्टी होगी? शहजाद, आप शायद सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है अगर उसको देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी सरजनिश की थी इस बात की कि ये क्या स्ट्रैटेजी है आपकी कि 4 दिन आप बंद करते हैं, 4 दिन खोलते हैं, 3 दिन बंद कर देते हैं, कारोबार को 7 दिन काम करने की इजाजत दी जाए। तो मैं इसको वाजे करना चाहूंगा, ये सिंध हुकूमत का फैसला नहीं है, ये अदालती डायरेक्शन के ऊपर फैसला दिया गया था। हम तो आज भी समझते हैं कि लॉकडाउन बेशक
डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं कि आप आइडियल सिचुएशन में शायद 100% लॉकडाउन ना कर सके, लेकिन इवन अगर आप 20-30% लॉकडाउन करेंगे तो उसका भी आपको मुस्बित असरात आएंगे। जिस हद तक कर सकते हैं उतना कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। कह रहे थे कि जो निजी अस्पताल है वहाँ पे क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो फुल हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अभी भी जगह बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस वक्त खतरनाक है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं उस लिहाज से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन अगले 10-12 दिन बड़े अहम हो सकते हैं। इसमें शहरियों को भी जो है अपने एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। साथ साथ सिंध हुकूमत का ये भी दावा है कि वो कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पंजाब की सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ होंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब, जो बता रहे थे कि फ़िलहाल सूरत हाल ख़तरनाक है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह रही, पेशेंट्स की तादाद बढ़ती रही, तो अगले 10-12 दिन में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उस पर जो है बोझ पड़ता रहेगा। हमने अपने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि अगले 2-3 हफ्ते इस मामले में बड़े अहम होंगे, क्योंकि बाज़ार अब खुल चुके हैं, कारोबार काफ़ी हद तक खुल चुका है, ट्रांसपोर्ट खुल चुका है पंजाब में, और ये एक टेस्ट होगा। अगर यहाँ से केसेस की तादाद बढ़ती है, और ख़ास तौर पे 2-3 बड़े अहम इंडिकेटर्स होंगे। जो शरह है पॉजिटिव केसेस की, वो अगर 10 से 12% रहती है तो शायद मामला इतना ना बिगड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 4-5 दिन से जो पॉजिटिव केसेस की शरह है अब वो 18-19 बल्कि 20% से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरीके से जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है, 10 मई को जब बाजार नहीं खुले थे उसके बाद से काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 10 मई को क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद 290 थी, अब वो बढ़ के 496 हो चुकी है। अमवात की तादाद पिछले 18 दिन में डबल हो चुकी है। जहां 667 अमवात रिकॉर्ड की गई थी 10 मई तक, अब अमवात 1317 तक पहुंच चुकी है। यानी कि अमवात की तादाद भी बढ़ी है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ी है। पंजाब में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं, कोविड इंचार्ज हैं लाहौर में सरकारी अस्पताल के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है, मुझे अगर आप दोनों का बता सके कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में कितनी सैचुरेशन हो चुकी है, कितना दबाव पड़ा इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी अस्पतालों को मिला के तकरीबन 2500 बेड डेडिकेट किए गए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए, और में तकरीबन 2200 के करीब बेड सिर्फ लाहौर में हैं जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोरोना पेशेंट के। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास अभी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में 1250 के करीब बेड अभी अवेलेबल हैं, जिसमें हम अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो हम इन पेशेंट को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजिक प्लान में इनको बेड्स को मज़ीद बढ़ाने का भी प्लान किया हुआ है, जिसको हम बढ़ा के तकरीबन 3000 तक सिर्फ लाहौर में ही लेके जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ICUs का, तो मैं पूरे पंजाब में इस वक्त 303 के करीब जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमने डेडिकेट किए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए, और 200 वेंटिलेटर्स सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों 14 सरकारी अस्पतालों में वो इनको डेडिकेट किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के वेंटिलेटर इसके अलावा हैं, और ये 30 मई तक का टारगेट था कि 30 मई तक हमने 200 वेंटिलेटर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में को आइडेंटिफाई करके हमने इनको डेडिकेट करना है कोरोना के लिए, और 30 जून तक हमने इसकी तादाद 300 तक ले जानी है। इसके अलावा हाई डिपेंडेंसी बेड इन वेंटिलेटर बेड्स के अलावा है जो हमने 30 मई तक 300 लाहौर के सरकारी अस्पतालों में, और हमने 30 जून तक 400 तक लाहौर के सरकारी अस्पतालों में लेके जाने हैं। तो जहाँ तक 30 मई का ताल्लुक था वो हमने 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड और 200 वेंटिलेटर बेड ना सिर्फ आइडेंटिफाई करके बल्कि उनको ऑपरेशनल भी कर दिया। सही है डॉक्टर असद साहब, तो इस वक्त जो काफी तादाद है बेड की अवेलेबल है, जो हम तकरीबन 1250 बेड अभी खाली हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन की वजह से जो माइनर सिम्टम या एसिम्टोमेटिक लोगों ने जब इजाजत दी तो हमने उनको घर आने जाने की इजाजत दे दी। चलिए, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि इस तरह का दबाव अब तक नहीं पड़ा है हेल्थ सर्विसेज पे पंजाब में, और खासतौर पे लाहौर का जो आपने बताया, आपके पास ICU भी है अवेलेबल, आपके पास हाई डेंसिटी यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स, ये तमाम सहूलतें, तमाम फैसिलिटीज़ अभी तक हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन वहाँ तक पहुँच चुकी है जब आपको पिक एंड चूज़ करना पड़े, या सैचुरेट हो चुकी है कैपेसिटी?
जी, ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हमने रिजर्व में रखी हैं चीजें, अगर कल भी जरूरत पड़ती है तो हम डाइवर्ट कर देंगे और बेड इनकी तरफ। जी। लेकिन डॉक्टर असद साहब, जैसे आज कल भी ये खबरें सामने आती रही, इस बात की आप तस्दीक या तजदीद कर सकते हैं कि मेयो अस्पताल ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हमारे पास मजीद जगह नहीं है कोविड पेशेंट्स लेने की। क्या ये बात दुरुस्त है? वहां पे क्या सूरत हाल है? नहीं जी, बिल्कुल। लाहौर मेयो हॉस्पिटल, सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में हमने 450 बेड कोरोना के लिए मखसूस किए गए हैं और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 165 मरीज दाखिल हैं। इनमें तकरीबन 225 के करीब अभी तकरीबन 325 के करीब अभी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में मजीद दाखिल कर सकते हैं कोरोना के पेशेंट। हमने किसी को भी इनकार नहीं किया। सही। और इसी तरीके से हाई डेंसिटी यूनिट्स और आईसीयूज भी अवेलेबल हैं मेयो हॉस्पिटल में, अगर किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है उनके लिए। हाई डिपेंडेंसी यूनिट, सिर्फ हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 100 बेड हमने मुख्तस किए हैं मेयो हॉस्पिटल में, और इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 45 अभी ऑक्यूपाइड हैं, 55 में अभी जगह मौजूद है। इस तरह हमने 50 वेंटिलेटर बेड मखसूस किए हैं, जिनमें इस वक्त 26 मरीज अभी दाखिल हैं। अभी मजीद हम इनको मजीद दाखिल कर सकते हैं। सही। डॉक्टर असद साहब, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर तो अभी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड बेड्स उन्होंने कोविड पेशेंट के लिए रखे हुए थे, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो इस वक्त लाहौर में और पंजाब भर में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी क्या सिचुएशन है? प्राइवेट अस्पतालों में कल रात को 21 मरीज दाखिल थे। लाहौर के 19 प्राइवेट अस्पतालों के जो हमारे पास फिगर थी, उनमें 21 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद थे लाहौर के अभी। और इनके अलावा वो आईसीयू में जो नॉन वेंट पेशेंट्स थे वो भी इसके अलावा मौजूद थे। उनकी कैपेसिटी अभी मेरे हिसाब से अभी उनके पास जगह मौजूद है, क्योंकि जब भी अगर किसी अस्पताल के वेंट में जगह कम होती है वेंट बेड्स की, तो वो फौरन हमें इतला कर देते हैं, तो हम उनको किसी सरकारी अस्पताल में एडजस्ट कर लेते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ के हवाले से भी बताइएगा। आज लाहौर में डॉक्टर सना फातिमा का इंतकाल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। एक और डॉक्टर की गुजरांवाला से भी इसी तरह की खबर आई थी। ये कितनी बड़ी तादाद में फैला है? क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, फ्रंट लाइन पर इस वक्त वो मुकाबला कर रहे हैं इसका। पैरामेडिक्स स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं किस हद तक मुतासर हुए हैं पंजाब में? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आज 2 डॉक्टर साहबान, एक डॉक्टर साहब और एक डॉक्टर साहब शहीद हो गए कोरोना को फाइट करते हुए। अभी तक हमने मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन देखिए 2.25 महीने हो गए हैं हम इस कोरोना के सारे पेशेंट को, बल्क ऑफ पेशेंट या मेयो हॉस्पिटल में या एक्सपो सेंटर में या PKLI में जाता है लाहौर में। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है तकरीबन मेयो हॉस्पिटल, PKLI और एक्सपो सेंटर मिला के तकरीबन 12 लोग हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज मिला के, जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई सोचना भी चाहिए कोई ऐसा कोई बीमार हुआ हो, कोई क्रिटिकल हुआ हो जिसको हमें दाखिल करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर साहब। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर आप मुझे बता सकें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? एक वाक़या कल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? कैपेसिटी किस हद तक बाकी है सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में? क्या बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है या अभी तक इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ये पेशेंट्स अगर मजीद भी आए तो? देखिए शहजाद इकबाल साहब, सूरत हाल अभी तक तो बिल्कुल कंट्रोल में है और जो कैपेसिटी है वो भी मौजूद है, लेकिन अब कल की जो सिचुएशन है यानी इसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसके बारे में इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या सूरत हाल बनेगी। क्या ये जो नंबर ऑफ पेशेंट अगर वो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली फिर बर्डन तो ज़ाहिर इस पे पड़ेगा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आपके सामने, अगर इटली का हेल्थ केयर सिस्टम मुकाबला नहीं कर सका तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को अपने इसके मुताबिक जो हमारे वसाइल है उसके मुताबिक तो हम इस वक्त चला रहे हैं और इस वक्त कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने खुद कल परसों मैंने HMC का दौरा किया, यहाँ पे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है और KTH है, मेन हॉस्पिटल्स है। ज़ाहिर है इसके ऊपर पूरे सूबे का भी बोझ है और इस पे पिशावर और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट का भी है।
लेकिन इस वक्त तक जो पोजीशन है वो ये है कि अल्लाह के फजल करम से हमारा हेल्थ सिस्टम या जो हमारी कैपेसिटी है वो ठीक चल जा रही है। लेकिन अजमल साहब आप कह रहे हैं कि अब तक तो मामलात कंट्रोल में है, लेकिन आगे कितनी बड़ी तादाद आती है हमें नहीं पता, सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। बलूचिस्तान के डीजी सेहत उन्होंने आज ये बयान दिया कि अगर लोगों को घरों तक महदूद नहीं किया गया तो हमारे अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है, तो लोगों को घरों तक महदूद करना ज़रूरी है। अब 2 दिन बाद मीटिंग होनी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की और उसमें फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस वक्त सजेशन क्या है? क्या हमें दोबारा लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या इस वक्त जो स्टेटस को है 31 मई तक उसी को जारी रहना चाहिए या मजीद नरमी होनी चाहिए इस वक्त लॉकडाउन में? देखिए शहजाद इकबाल साहब, ये जो लॉकडाउन की बात है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन पे हम अगर जाते हैं तो उसका कोई ऐसा इतना कोई बड़ा फायदा होगा। इस वक्त जो हमारी फुल जो वो है वो इस पे है कि हम लोगों से SOPs पे और जो हमने नरमियां दी हुई है उसके ऊपर हम अमल दरामद करा रहे हैं और उसको हम खुद ग्राउंड पे जाकर चीजों को चेक भी कर रहे हैं। लोगों को SOPs के हवाले से मुख्तलिफ मकातिब फिक्र जिसमें ट्रेडर और दूसरे लोग ट्रांसपोर्टर हैं, उनको ये चीज हम इंश्योर करा रहे हैं। उस पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम सूबाई मशीनरी इसके ऊपर लगी हुई है। जहां तक इस बात के ताल्लुक है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेर सदारत, डेफिनेटली उसमें हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब अपने सजेशन के हवाले से जो हालात है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो जो है ना उस सामने रखते हैं, पहले भी रखे, अभी भी हम रखेंगे। जो हालात है वो सूरत हाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल वजीर साहब कह रहे हैं कि अब तक तो अस्पतालों की सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन पता नहीं है कि आगे कितने पेशेंट्स आएंगे, सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि लोग SOPs को फॉलो करें। और तमाम हुकूमतों ने चाहे सूबाई हो या वफाकी ये कहा था कि अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर ट्रेडर्स दुकानदार फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे। तो इसलिए फैसला उनके हाथ में है, अवाम के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। अगर SOPs को फॉलो नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना है, सूरत हाल बिगड़ेगी जिसका इम्पैक्ट आप पर भी आ सकता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पिछले जुम्मे को PIE का बदकिस्मत तैयारा PK-8303 लाहौर से कराची आ रहा था, लेकिन लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। मॉडल कॉलोनी में रिहायशी इलाके पे क्रैश हुआ और 99 उसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे और 97 इसमें इंतकाल कर गए, जहाँ भाग हो गए, और 2 इसमें ज़ख्मी थे जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। बदकिस्मती से ये तैयारा जब तबाह हुआ था तो उसके बाद से ये एक बहस थी कि इसमें कोई फ़नी ख़राबी थी या पायलट ने ठीक तरीके से डील नहीं किया सिचुएशन को, उस वजह से ये क्रैश हुआ, जिसकी तहकीकात इस वक्त जारी हैं। हुकूमत ने भी एक टीम बनाई है और जाहिर सी बात है एयरबस जो कंपनी है वो भी तहकीकात करेगी। तमाम जो डेटा रिकॉर्डर था या वॉइस रिकॉर्डर था, कल ये बताया गया कि वो मिल चुके हैं, जिसको डिकोड किया जाएगा फ्रांस में। लेकिन गुलाम सरवर साहब जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि 22 मई को ये हादसा पेश आया है और ठीक 1 महीने बाद यानी कि 22 जून को इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम पब्लिक के सामने रख देंगे। वॉइस रिकॉर्ड और डेटा रिकॉर्ड दोनों जहाज़ के कॉकपिट्स में जहाज़ के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों इक्विपमेंट्स, दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ इसे फ्रांस लेके जाएंगी, वो डीकोड करेंगी। 22 जून 2020 को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में और आवाम के सामने रख दी जाएगी। ये प्रोविजनल रिपोर्ट होगी, बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। किसी का इस पे कोई इन्फ्लुएंस सवाल ही नहीं पैदा होता। एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर यकीन दहानी करवा रहे थे कि इंडिपेंडेंट होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा इस रिपोर्ट पर, और यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक मामला ये भी है कि जो तमाम 97 इसमें लोग जहां बाग हुए थे उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी भी जारी है। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जिन लोगों को पहले शनाख्त कर ली गई, चाहे उनके कपड़ों से हो या उनके चेहरों से हो, वो तो कर ली गई थी, लेकिन इसके बाद जिनकी शनाख्त DNA से हो रही है वो एक तवील प्रोसेस है, जिसके लिए जो लवाहिकीन हैं उन्होंने अपने सैंपल्स भी दिए और DNA मैच करने का प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें जिनके प्यारे शहीद हो गए हैं वो बड़े इस वक्त गमज़दा हैं और साथ साथ तकलीफ़ में भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई वन विंडो ऑपरेशन इस आने के बाद नहीं नज़र आया, जहां हम जाकर तमाम फैसिलिटीज़
तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकें। हमें एक मुर्दा खाने से दूसरे मुर्दा खाने जाना पड़ता है देखने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन के लिए और चेक करने के लिए कि हमारे प्यारों की बॉडीज़ वहाँ तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस जो है उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब। गुलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी शायद सुना हो, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस वायरल हुई हैं जहां लोग ये कह रहे हैं कि हमारे प्यारे तो चले गए, लेकिन उसके बाद से जो प्रोसेस है उसमें कोई वन विंडो ऑपरेशन पीआईए की जानिब से नहीं नजर आया या सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं नजर आया। हम जगह जगह जा रहे हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए, उनकी बॉडीज को ढूंढने के लिए। कम्युनिकेशन का फुकदान है। क्या वजह है कि चले एक हादसा हो गया, बदकिस्मत हादसा था, इसमें लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया है? उनकी परेशानी और उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पीआईए में भी फोकल पर्सन भी मौजूद हैं और वन विंडो पीआईए में भी मौजूद है। वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे एक डेस्क कायम किया हुआ है, गवर्नर ने अपने तौर पे एक डेस्क कायम किया हुआ है। असल प्रॉब्लम ये है कि बॉडीज़ बुरे तरीके से मसख हो चुकी हैं और जिन हॉस्पिटल्स में बॉडीज़ मौजूद हैं उनके डीएनए टेस्ट हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट जो है इतना लेंथी प्रोसीजर है कि टाइम उस पर लगता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी की इतनी आसानी से नहीं होती। तो ये वाकई परेशानी है, लवाकिन के लिए परेशानी है और हम उनकी परेशानी में बराबर के शरीक हैं। लेकिन देखें ना, 50 आउट ऑफ 97 बॉडीज़ 53 बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो के हैंड ओवर भी हो चुकी हैं। तो वो भी देखें ना, वो भी तो मुतवफ़ी थे, उनके भी लवाकिन थे जिनकी बॉडीज़ क्लियर होती गई, उन्हें बॉडीज़ हैंड ओवर होती गई और इन लोगों के लवाकिन की आमद के लिए, उनके क़याम व तुआम के लिए भी बंदोबस्त किया गया, उनकी रैश के लिए भी बंदोबस्त किया गया, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए 5 टिकट भी दिए गए। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो की गई हैं, जो इक़दामात किए गए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सराहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनकी इस तकलीफ़ का ताल्लुक है, मैं यकीनन उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। ये तो हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, टिकट भी दिए गए हैं, होटल स्टे भी दिया गया, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता। तो बहुत सी छोटी सी जो मदद है शायद जो कर दी गई है उनकी। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नर का एक डेस्क है, सिंध गवर्नर का, सिंध हुकूमत का एक डेस्क है, एक पीआईए के फोकल पर्सन है, तो फिर उनका एतराज़ तो ठीक है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। क्या वो सिंध हुकूमत से पूछें, क्या वो गवर्नर डेस्क पे जाएं या पीआईए जाए? इसीलिए वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए और हमें इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मेरे भाई, किसी को किसी मुर्दा खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बॉडी आइडेंटिफाई होगी, डीएनए टेस्ट क्लियर होगा, उसके लवाकिन चाहे लाहौर में बैठे हों, पेशावर में बैठे हों, इस्लामाबाद या कराची में बैठे हों, उनके लवाकिन को ख़ुद इतला दी जाती है और बॉडी डिस्पैच करके जहाँ वो मौजूद होते हैं उनके हवाले की जाती है। मैंने ख़ुद पिंडी, मेरे अपने शहर की 2 बॉडीज़ जो आइडेंटिफाई हुई, मुतलका अथॉरिटीज़ ने मुतलका लोगों को इतला की, बर्फ वक्त बायसन तरीके से डेड बॉडीज़ पहुँचाई गई। हमने बॉडीज़ रिसीव की, हमने उन्हें उनके जनाजे किए, उन्हें बरी किया। वो भी तो अफेक्टेड थे, वो भी तो शहीद थे, वो भी इस परेशानी के आलम में गुजरे हैं। तो जो रह गए हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी सरवर साहब, आप कह रहे हैं कि इदारा उनको कॉल करके इतला देता है। आदिल रहमान साहब, उनके वालिदैन इस बदकिस्मत जहाज़ में थे, वो भी शहीद हो गए। उनका ट्विटर पैगाम यही था कि हमें इतला नहीं दी जा रही, हमसे पूछा जाता है। पीआईए का कॉल आ जाता है कभी रात को 2:30 बजे, 3 बजे, दिन में 5 दफ़ा कि क्या आपको बॉडीज़ मिल गई हैं। बजाय इसके कि पीआईए उनको इन्फॉर्म करे, उनको इन्फॉर्मेशन पास करे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि क्या बॉडीज़ मिल गई या नहीं मिली हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें कि पीआईए फ़ोन करके पूछ रही है कि अभी तक आपको बॉडी तो नहीं मिली, तो वो उसका फॉलो अप में पूछ रहे हैं ना कि क्यों भाई कि डिले क्यों है, फॉलो अप में पूछते हैं। अगर वो पूछते हैं तो ऐसे भी नापसंदीदगी का इजहार मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। खैर, मेरे पसंदीदगी का इजहार करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लवाहिकीन इस वक्त परेशान है वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता है कि क्या मिल गई बॉडी, बजाय इसके कि हमें इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड की जाए, एक विंडो ऑपरेशन हो, कम्युनिकेट किया जाए प्रॉपर्ली। एक और एतराज़ जो है वो पाल्पा की तरफ से आया है, पायलट एसोसिएशन है, वो कह रहे हैं कि जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वफाकी हुकूमत ने 4 मेंबर की, वो बैलेंस नहीं है। उसमें एयरफोर्स के लोग तो हैं लेकिन कोई कमर्शियल पायलट को वहां नहीं डाला उस कमेटी में। देखें जी, ये किसी के कहने पे नहीं बनाई गई और एयरफोर्स एक क्रेडिबल अदारा है
और मुहब्बे वतन लोगों पे मुश्तमिल अदारा है, हाईली क्वालिफाइड लोगों पे। ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है, हमने मंजूरी दी है, मैंने मंजूरी दी है, और इस बात का भी उस टीम को इख्तियार है कि और लोगों की खिदमात भी वो टीम ले सकती है और स्टेक होल्डर्स को भी वो शामिल कर सकती हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी का तो इससे भी चेक हो सकता है कि एक काउंटर चेक, एक काउंटर टीम जो कि फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो एयरबस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो भी आ चुकी है और दोनों अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये उसका एक चेक भी मौजूद है, तो वो और लोगों की खिदमात भी ले सकते हैं। तो लेकिन किसी को भी इस पे आके सियासत, ना पालपा को सियासत करनी चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सियासत करनी चाहिए। देखें, कौमी साने हैं, हमारे प्यारे हमसे जुदा हुए हैं। इतना बड़े हादसे को भी अगर सियासी पैराओं में देखा जाए तो मुझे अफसोस होगा बैसियत मुसलमान भी और बैसियत पाकिस्तानी भी कि यहाँ भी लोग आके अपने मुफादात की बात करते हैं। बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और 22 मई का वाक़या हुआ है। 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई रिपोर्ट पार्लियामेंट में और अवाम के सामने पेश कर दी जाएगी। बहरहाल पायलट्स एसोसिएशन का तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका एक टेक्निकल एतराज़ है कि इसमें जो एयरबस 320 का होता तो बेहतर होता, लेकिन कमर्शियल पायलट का कोई नुमाइंदा नहीं है, कमर्शियल पायलट इस तहकीकाती कमेटी में नहीं है। लेकिन एक और एतराज़ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है PIA के, वो एक साबिक मार्शल हैं और जो तहकीकाती टीम है उसमें एयरफोर्स के लोग ही हैं। तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्या इसकी आज़ादाना तहकीकात हो सकेगी? फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि पालपा का नुमाइंदा इसमें मौजूद होगा। असल तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा। असल इसमें एयरफोर्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? एयरफोर्स ने A320 बनाई है, एयरफोर्स ने PIA का पायलट भर्ती किया है, एयरफोर्स ने PIA के टेक्नीशियंस भर्ती किए हैं। क्रेडिबिलिटी पे वो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अरशद मलिक साहब, उनका ताल्लुक एयरफोर्स से ही रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो ऑडियो के हवाले से कल भी आपने बात की जिसमें कह रहे हैं कि प्लेन में कोई खामी थी, इस पर कोई सुनाई नहीं दिया गया, पायलट ने कोई ऐसी बात नहीं की। ये जो ऑडियो आई है इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये उसका कुछ हिस्सा लीक किया गया है, और ऐसा लगता है कि एक जहन बना लिया गया है कि पायलट की गलती थी और अब उसी पैराई में इन्वेस्टिगेशंस होंगी क्योंकि एक हिस्सा लीक हुआ है इस ऑडियो का। तो क्या इसकी भी तहकीकात करेंगे कि एक हिस्सा क्यों ऑडियो का लीक हुआ है? अगर करते तो या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुकम्मल ऑडियो होती, या सारी चीजें बेहतर होता कि तफ्तीश में ही सामने आती। ये सारी चीज़ें मैंने फिर कहा कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें तहकीकात में मेरे भाई शामिल हो जाए, सामने आ जाएंगी। 22 मई का वाक़या है, आज 30 मई हो गई है। 22 जून को इंशाअल्लाह ताला आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हर चीज़ सामने आ जाएगी, हकीकत आश्कारा हो जाएगी और इंशाअल्लाह सही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात की भी तहकीकात होगी कि ऑडियो का कुछ हिस्सा पहले से क्यों लीक किया गया, कैसे लीक हुआ, ये तमाम चीज़ें तहकीकात में सामने आनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।